जोहार दोस्तों। तो जितने भी साथी जैसे जेल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है दोस्तों। क्योंकि हम लोग जो है पेपर 1 जो आप लोग का क्वालिफाइंग पेपर है, उसका हम लोग क्लास ऑलरेडी बहुत प्रोवाइड कर चुके हैं और सारा टॉपिक आप लोग का कवर इसी प्रकार करवाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग के पेपर 1 में जो आप लोग का दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो बेसिकली इसका हम प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं हिंदी का। तो जितने भी साथी वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करिएगा। हिंदी की बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो आज हम लोग बेसिकली क्रिया और क्रिया विशेषण टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद MCQ लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले थ्योरी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रिया किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा। वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी काम का करना या होना बोध होता है, उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे टहलना, खाना जाना, पढ़ना आदि, ठीक है, ये सारे आप लोग की क्रिया हो जाएगी। मतलब आप लोग जो भी दिनचर्या में काम करते हैं वो सारे आप लोगों को क्रिया के अंतर्गत आएंगी, यानी कि कार्य के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। आगे हम देखेंगे ये धातु, ठीक है। तो ये क्या है, तो व्याकरण की दृष्टि से धातु का शाब्दिक अर्थ है शब्द योनि, अर्थात धातु ही वह मूल शब्द है जिससे क्रिया बनती है। दूसरे शब्दों में कहें तो धातु किसी क्रिया पद का वह अंश है जो उसके विभिन्न रूपों में समान रूप से विद्यमान रहती है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे उदाहरण। यहाँ पे देखिए धातु कौन कौन सी हो जाएंगी। तो जैसे ये आप लोग का पढ़ जो है ये धातु हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना आदि। हंस एक धातु है, तो इससे हम लोग कैसे बनाएंगे, हंसना, हंसाना, हंसवाना इत्यादि इसके धातु रूप हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे संस्कृत में धातुएं ही क्रिया का मुख्य स्रोत है, किंतु हिंदी में धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा और विशेषण से भी क्रियाएं निर्मित होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बात संज्ञा है, बात संज्ञा से ये क्या बन जाएगा, तो बतियाना। हाथ संज्ञा से हथियाना, गोल विशेषण से गोलियाना, डर विशेषण से डराना, ठीक है। तो धातु के कितने भेद हैं यहाँ पे देखिए। तो धातु के मुख्य रूप से इसका समझते हैं हम लोग, शब्द निर्माण के आधार पर धातु के 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो शब्द निर्माण के आधार पर कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मूल धातु होते हैं। तो मूल धातु स्वतंत्र होती है, ठीक है। मूल धातु जो है स्वतंत्र होती है। जैसे आप लोग यहाँ पे जा, पढ़, खा इत्यादि, ये सारे जो है मूल धातु के अंतर्गत आएंगे। आगे आप लोग का आएगा यौगिक धातु। तो यौगिक धातु किसे कहेंगे, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा कोई धातुओं को संयुक्त करके बनाई जाती है। संज्ञा एवं विशेषण में प्रत्यय लगाकर नाम धातुएं बनती हैं जो कि यौगिक होती है, ठीक है। तो ये हम लोग धातु समझे। अब हम लोग क्रिया के भेद समझेंगे। तो क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्रिया के विभाजन के प्रायः 2 आधार स्वीकृत हैं। तो आप लोग का 2 प्रकार है पाया जाता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर और एक रचना के आधार पर क्रिया आप लोग का पाया जाएगा, ठीक है। तो सभी को हम लोग समझेंगे। तो एक सूचना है दोस्तों, तो जितने भी साथी जो हैं PDF प्राप्त करना चाहते हैं ये वाला, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला आप लोग का आता है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि आप लोग का जो है कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे उदाहरण से समझिए आप लोग। जैसे पढ़ना से क्या हो जाएगा, तो पढ़ाना, पढ़वाना, इस प्रकार आप लोग का हो जाएगा। ये सारे जो ये आप लोग सब जो देख रहे हैं पढ़ाना, पढ़वाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जिसे लिखना से हो जाएगा लिखना, लिखवाना, ये सारे आप लोग का जो है क्या आ जाएगा, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्रिया के 2 प्रेरणार्थक रूप बनते हैं, ठीक है। तो प्रेरणार्थक रूप का भी जो है 2 प्रकार बनता है। कौन कौन सा हम लोग देखते हैं, देखिए। जिसे प्रथम प्रेरणार्थक रूप, यह रूप मूल धातु में आना प्रत्यय जुड़ने से बनता है, ठीक है। तो प्रथम में क्या बनेगा, तो आना, ठीक है। ये प्रत्यय लग के जो है आप लोग का प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है। जिससे ऐसा भी आप लोग का बनता है, जिससे देखना तो दिखाना हो जाएगा,
उठना तो उठाना हो जाएगा, सोना से हो जाएगा सुलाना। तो इस प्रकार ये जो है प्रथम परिणार्थक रूप के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे है द्वितीय परिणार्थक रूप। तो ये सारी वीडियो जो आप लोग को प्रोवाइड हो रही है, आप लोग को कभी भी एग्जाम में जो है पेपर 1 में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते हैं, समझते हैं तो। ठीक है, तो द्वितीय परिणार्थक रूप में क्या है, तो ये रूप मूल धातु में वाना प्रत्यय जुड़ने से बनता है। जैसे ये प्रत्यय वाना बन के जुड़ेगा, ठीक है, और प्रथम में किया था तो आना से जुड़ता। तो जैसे ये आप लोग का देखना से क्या हो जाएगा, तो दिखवाना। इसी प्रकार का आप लोग एग्जाम में प्रश्न पूछेगा दोस्तों बीच बीच से, इसीलिए आप लोग को थ्योरी समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो उठना से उठवाना हो जाएगा, सोना से सुलवाना हो जाएगा। यानी कि ये जो वाना आप लोग का प्रत्यय लगा हुआ है, इससे आप लोग का द्वितीय परिणार्थक रूप बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी जाने। तो ये आप लोग का पॉइंट है, परिणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया से बनती है। तो ये जो आप लोग का परिणार्थक क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक क्रिया दोनों से बनती है दोस्तों। ठीक है, तो यौगिक क्रिया क्या है, तो यौगिक क्रिया के बारे में समझते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर चल रहा है दोस्तों। पहला हम लोगों ने परिणार्थक के बारे में देखा कि किसे कहते हैं, कैसे शब्द बनते हैं। अब हम लोग यौगिक क्रिया के बारे में समझेंगे। तो यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से अथवा मूल धातु में प्रत्यय लगाने से बनती है, यथा हंसना, हंसाना, उठना, उठाना आदि। ठीक है, समझ गए। तो यौगिक क्रिया क्या होगी, तो दो या दो से अधिक वस्तुओं, मतलब दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है। ठीक है, समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे नाम धातु। तो नाम धातु क्रिया किसे कहेंगे, तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है। ठीक है, जो भी आप लोग का जो बनेगा, ठीक है, तो वो जो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को ही हम लोग जो है नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ समझिए, तो यहाँ पे लाठी हो गया, तो नाम धातु क्या हो जाएगा, तो लठियाना हो गया। ठीक है, तो लाठी संज्ञा हो गया और लठियाना क्या हो गया, तो विशेषण, ये विशेषता बता रहा है। जैसे गाली से गलियाना हो गया। ठीक है, तो बगल से बगलियाना, इस प्रकार आप लोग हो जाएगा। यानी कि इसमें याना शब्द जुड़ रहा है दोस्तों लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, तो नाम धातु क्रिया। तो रोगी से रोगियाना। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है, तो जब कर्ता का एक क्रिया संपन्न दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होना पाई जाए, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यह क्रिया मूल क्रिया में पूर्वकालिक कर लगाकर बनाई जाती है। तो पूर्वकालिक किसे कहेंगे, जिसमें कर लगाकर जो है शब्द बनाए जाते हैं। जिससे यहाँ पे एग्जाम्पल पर समझेंगे हम लोग, जिससे वह नहाकर दफ्तर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे कर लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जैसे यहाँ दफ्तर जाने से पहले नहाने की क्रिया पूरी हो रही है, अतः नहा कर पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो दफ्तर जाने से पहले जो भी कार्य हो रहा है वो आप लोग का जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे पूर्वकालिक क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। यथा वह नहा कर जाएगा, वह नहा कर जाएगी, लिंग के अनुसार अपरिवर्तित। ठीक है, आगे देखेंगे, जिसे वह नहा कर जाएगा, वे नहा कर जाएंगे, ये हो गया वचन के अनुसार। वह नहा कर जाएगा, तुम नहा कर जाओगे, मैं नहा कर जाऊँगा, पुरुष के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो हम लोग देख लिए उत्पत्ति के आधार पर, अब रचना के आधार पर देखेंगे। तो रचना के आधार पर क्रिया के सामान्यतः दो भेद स्वीकृत हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं। और उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं दोस्तों, तो आप लोग के 4 भेद हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सकर्मक क्रिया, तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर है। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, यहाँ जाना क्रिया के साथ विद्यालय कर्म है। ठीक है, यानी कि ऐसा आप लोग का शब्द जिसमें कि अगर आप लोग प्रश्न कीजिएगा, जैसे क्या आप लोग प्रश्न कीजिएगा तो उसमें उसका काम निकलना चाहिए, तो ये आप लोग का सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाना क्रिया के साथ विद्यालय कर्म है। वह पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना है। ठीक है,
तो जैसे वह पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, तो कुछ तो पढ़ता होगा, पेपर या बुक, कुछ तो पढ़ता होगा, तो ये भी आप लोग का सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया की पहचान यह है कि क्या अथवा कौन प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया या अन्यथा अकर्मक क्रिया। यानी कि अगर आप लोग क्या या कौन का जो उत्तर आप लोग को अगर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया, अगर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो अकर्मक क्रिया थोड़ा समझते हैं हम लोग किसे कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता है। यथा मैं सोता हूँ, तो ये सोता से तो इससे कुछ काम नहीं निकल रहा। ठीक है, तो घोड़े दौड़ते हैं, ये आप लोग का दौड़ना जो है कोई काम नहीं है, अकर्मक क्रिया की पहचान है। कि क्या, किसे और किसको आदि प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। जैसे आप लोग जैसे क्या, किसे, किसको का अर्थ अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो ये जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे बच्चे रोते हैं, एग्जाम्पल से समझिए, बच्चे रोते हैं, तो बच्चे क्या रोते हैं प्रश्न आप कीजिएगा तो कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक है, फिर आप लोग प्रश्न बच्चे किसे रोते हैं, तो कोई उत्तर इसमें भी आप लोग को नहीं मिलेगा। अतः यह रोना क्रिया अकर्मक है। ठीक है, समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्रियाएं अकर्मक या सकर्मक दोनों होती है। ठीक है, तो कुछ क्रिया जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। इनकी पहचान प्रयोग के अनुसार होती है। यथा जैसे वह रोता है, सकर्मक में क्या हो जाएगा, वह दुखड़ा रोता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का बनेगा। तो श्याम हंसता है, यह कर्मक हो गया। सकर्मक कैसे बनेगा, श्याम मूर्खता पर हंसता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का सकर्मक या अकर्मक दोनों क्रियाएं बनेगी। यह भी आप लोग समझिए। ऐसी सकर्मक क्रिया जिसके साथ दो कर्म हो द्विकर्म क्रिया कहलाती है। जैसे योगेश बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है, यहाँ पढ़ाना सकर्मक क्रिया के दो कर्म हैं, बच्चों और व्याकरण, अतः पढ़ाना द्विकर्म क्रिया है। ठीक है, अगर कोई दो काम आप लोग का होगा एक ही वाक्य में तो वो क्या हो जाएगा, तो द्विकर्म क्रिया उसे कहा जाएगा। दोस्तों समझ गए। आगे हम लोग समझेंगे संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे, तो दो क्रियाओं के योग से निर्मित क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मेरी बात पर वह चौंक उठा, तो दो क्रियाओं के योग से निर्मित क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो संयुक्त क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल घंटी बजते ही छात्र उठ खड़े हुए, तो वाक्य में रेखांकित क्रिया चौंक उठा, उठ खड़े, ये सारे क्या हो गए, तो संयुक्त क्रिया हो गए। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है तथा दूसरी क्रिया सहायक होती है। जैसे मैं भी जा सकता हूँ, यहाँ प्रधान क्रिया जाना तथा सहयोगी क्रिया क्या हो गया, सकना। यह आप लोग का हो जाएगा। तो इसी का हम लोग संयुक्त क्रिया कहेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग संयुक्त क्रिया के भेद देखते हैं। तो देखिए संयुक्त क्रिया के 12 भेद होते हैं दोस्तों, 12 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। जिससे कौन कौन होता है, आरंभ बोधक, तो इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। जैसे वह बैठे बैठे सोने लगा, इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो आरंभ बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक, इससे क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे छात्र कक्षा में जा चुके हैं, इसमें कार्य संपन्न हो चुका है, उसे समाप्ति बोधक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आकस्मिकता बोधक, जैसे इससे क्रिया के तुरंत होने का बोध होता है। जैसे आदेश पाते ही चल पड़ा, तो ये आकस्मिकता बोधक हो जाएगा, जो कि तुरंत कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का नित्यता बोधक, तो इसे क्या कहेंगे, इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है। जैसे नदी बहती रहती है, इसमें जो आप लोग का निरंतरता का बोध होगा वो क्या हो गया, नित्यता बोधक। आगे हम लोग अभ्यास बोधक। तो अभ्यास बोधक क्या है, इससे क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है, जैसे वह पढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग का अभ्यास बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का शक्यता बोधक, तो ये क्या हो जाएगा, तो इससे क्रिया करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं भी निबंध लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे शक्ति का बोध हो रहा है। आगे आप लोग का अवकाश बोधक, तो इससे क्रिया करने के लिए अवकाश का बोध होता है। जिससे बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया। आगे अनुमति बोधक, तो इससे कार्य किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। जैसे उसे सोने दो। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का इच्छा बोधक, तो इससे कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। जिससे अब मैं सोना चाहता हूँ। नेक्स्ट आप लोग का निश्चय बोधक, इससे क्रिया की निश्चितता का बोध होता है। जैसे तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा।
ये आप लोग का निश्चय बोधक हो जाएगा। आगे है आप लोग का आवश्यकता बोधक। इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है, जिससे मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ता है, तुम्हें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहिए। इस प्रकार ये जो है आवश्यकता बोधक हो जाएगा। आगे आप लोग का अतिशयता बोधक। तो इस प्रकार के संयुक्त क्रिया से कार्य की अतिशयता का बोध होता है, यथा नौकरी करते करते थक गया हूँ, पढ़ते पढ़ते उम्र बीत गई, इस प्रकार। तो सहायक क्रिया क्या है? तो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो सहायक क्रिया किसे कहेंगे? जैसे आप लोग का है, हूँ, है, था, थे, थी, ये सारे जो है सहायक क्रिया हैं। आगे आप लोग का नामबोधक क्रिया। तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा प्लस क्रिया, अगर आप लोग संज्ञा प्लस क्रिया जोड़िएगा तो ये आप लोग का नामबोधक हो जाएगा। दुश्मनी प्लस निकालना तो दुश्मनी निकालना, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, आँख उठाना तो आँख उठाना, इस प्रकार आप लोग का नामबोधक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। संज्ञा और क्रिया जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वह नामबोधक क्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग और समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल और एक दिया हुआ है, जैसे स्वस्थ होना, तो स्वस्थ होना इस प्रकार हो जाएगा। उत्साह जगाना, उत्साह जगाना इस प्रकार। तो द्विकर्म क्रिया, द्विकर्म क्रिया क्या है? तो दो कर्म करने वाली क्रिया द्विकर्म क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन ने श्याम को पैसे दिए, दो कर्म श्याम पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर दो कर्म है, जैसे श्याम एक है और पैसे, ये दो हैं, तो ये द्विकर्म क्रिया हो गया। ठीक है, जैसे मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूँ, तो दो कर्म यहाँ पर है, छात्र और हिंदी। आगे हम लोग देखेंगे क्रियात्मक क्रिया। ठीक है, क्रियार्थक क्रिया। तो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाली क्रिया क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे पढ़ना लिखना अच्छी बात है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उपयुक्त उदाहरण में पढ़ना लिखना पीना क्रियात्मक संज्ञा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग क्रिया जो अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है? ठीक है, ये आप लोग के यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे जो शब्द हैं, विद्यालय, उत्साह, इसलिए, खाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि खाना जो है एक प्रकार का क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है? तो खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? एग्जाम में भी आप लोग को इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोग को पहले थ्योरी समझा दिया, तो अब प्रश्न आप लोग देखिए। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यौगिक क्रिया हो जाएगा खाना खिलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्रिया के मूल को कहते हैं। क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धातु। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो धातु। संज्ञा तथा विशेषण से बनने वाली धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, जो कि संज्ञा और विशेषण से बनने वाले धातु को क्या कहते हैं हम लोग? तो अभी हम लोग बताएं आप लोग को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, झुठलाना। ठीक है, आगे आप लोग का उसने पत्र लिखवाया वाक्य में किसी कोटि की क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। तो आप लोग का अगला प्रश्न है, हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? ये जो आप लोग का हथियाना है किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाम धातु। जिसमें भी आप लोग का याना जुड़ा क्या हो गया? नाम धातु। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का क्रिया संज्ञा प्लस क्रिया जुड़ रहा है। इनमें से कौन क्रिया का विकारक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। लिंग, वचन, काल, ये सारे जो हैं विकारक क्रिया हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाथी सोती है। ठीक है, तो ये लिंग के अनुसार ठीक नहीं है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग उसको? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है? तो ये कौन सा जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा आप लोग का? तो ये पढ़ता है हो जाएगा आप लोग का
सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे देखते ही उठ बैठा, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त क्रिया हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो संयुक्त क्रिया का यहाँ पे भेद आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि समाप्ति बोधक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म हो वह कहलाती है। जिसका दो कर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग का द्विकर्म क्रिया हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोग थ्योरी समझाया। तो यहाँ देखिए आप लोग का नेक्स्ट है आप लोग का, संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाम धातु क्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? इसमें सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिख जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी परिणार्थक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सहायक क्रिया है? तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगा आप लोग का दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है। ठीक है, रात में जागना हानिकारक है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया किस कोटि की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रियात्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सठियाना शब्द है, सठियाना किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाम धातु, ये जो है सब क्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो क्रिया का वह रूप कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो क्रिया का वीडियो आज बहुत ही लंबा बन गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है क्रिया विशेषण का वीडियो मिलेगा और भी टॉपिक उसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी साथी हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप सभी दोस्तों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। तो धन्यवाद।